तो देख हमारा जो नया चैप्टर है ना वो है वेक्टर अलजेब्रा। इससे टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे तेरे जनवरी और अप्रैल को मिला के 2025 में। उसका ओवरव्यू ये है। तो बेसिक्स जो थे ना उससे उसने 2 सवाल पूछे। अब ये कौन से बेसिक्स हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले बेसिक्स हैं। सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड वगैरह हो गया। ये तुम बना ले जाओगे। फिर उसने डॉट प्रोडक्ट से तुम्हारे 5 सवाल पूछे, क्रॉस प्रोडक्ट से 6 सवाल पूछे। बट ये क्या है? तुम्हारा बेस है वेक्टर का, ये आगे भी यूज ही हो रहा होगा। ठीक है, तो इनको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी बेस्ड प्रॉपर्टीज़ को कब लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी जानेंगे। फिर लीनियर कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इससे उसने 3 सवाल पूछे। बहुत आसान सी चीज़ है, ये तुम बना ले जाओगे। फिर ये जो टॉपिक है इससे वेटेज कम है बट ये अच्छा टॉपिक है, और भी पूछा जा सकता है। और इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में वो काफ़ी प्यारा क्वेश्चन था, काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था मतलब। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 3D स्ट्रक्चर्स देखेंगे। एक तो देखेंगे टेट्राहेड्रन और एक देखेंगे पैरेललोपाइड, और उनके वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। फिर मिसलेनियस में 4 सवाल पूछे हैं। तो मिसलेनियस में वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली टॉपिक्स यूज हो रहे होंगे तुम्हारे, और भी कुछ यूज हो रहा होगा, देख लेंगे। तो टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। तो स्कोरिंग चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से कवर करना है कि जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। कोई भी पहले तो किसी टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उसको तुरंत उसके बाद उसका एक पीवाईक्यू देख लेंगे, ताकि तुम्हें उसका क्या आ जाए, फील आ जाए बढ़िया से। तो एसटीपी और वीटीपी जो है ये एडवांस के सिलेबस में तो है, एडवांस में अच्छा खासा वेटेज होता है इसका, बट मेंस के सिलेबस से ही हट चुका है। बस तुम्हें इसके बेसिक्स पता होने चाहिए, एसटीपी के स्पेशली। इसको अप्लाई करना आना चाहिए तुम्हें थोड़ा सा, एंटी है ना, पूछ सकता है। बॉक्स को ओपन करना वगैरह आना चाहिए तुम्हें। तो देखो इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं बढ़िया से। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। इसको सिंपल तुम समझो कि अगर कोई भी 2 वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो तुम उसको बोल देते हो क्या, कि कोलिनियर वेक्टर्स। या फिर किसी एक वेक्टर को दूसरे की टर्म्स में लिखा जा सकता हो तब तुम बोलते हो कोलिनियर वेक्टर। अब यार कोलिनियर वेक्टर मतलब ऐसा कोई वेक्टर बना दो जिसका मैग्नीट्यूड 2a रहा हो या 3a रहा हो या 4a रहा हो। डायरेक्शन क्या रही होगी, एक ही डायरेक्शन में रहा होगा। या फिर ए के अपोजिट अगर रहा होगा तो मैं उसको बोल सकता हूँ -2a वेक्टर, अगर उसका मैग्नीट्यूड डबल है तो चेंज क्या हो रहा है इधर, स्केलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो तुम्हारा स्केलर है वो दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव अगर है तो वो पैरेलल को डिपिक्ट कर रहा है, और अगर नेगेटिव है तो वो एंटी पैरेलल बता रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये एक नोट देख लेते हैं। क्या बोला गया है कि कोई 2 वेक्टर थे, वो नॉन कोलिनियर थे। फिर ये इक्वेशन ऐसे लिखी गई है। तो तुम क्या कर सकते हो, इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं उधर ले गया। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर को बी वेक्टर के टर्म्स में लिख दिया। बट ऊपर तो बोला है कि ये क्या है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर है मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर के टर्म्स में तो नहीं लिखा जा सकता, बट यहाँ तो लिख दिया। मतलब क्या है कि कोफिशिएंट कितना रहा होगा दोनों का, 0 रहा होगा। तो यहाँ से रिजल्ट आता है। तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो तुम कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हो। हमारा जो नया टॉपिक है वो है वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर। तो तुम्हें कोई 2 वेक्टर दिए गए होंगे, एक वेक्टर ए वेक्टर बोल दो, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर बोल दो। इन दोनों के बीच में एंगल को जो बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर होगा वो जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, ए कैप प्लस बी कैप रहा होगा, अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो। फिर मैंने क्या किया, इस ए कैप की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। पिच का इस वाले एंगल का जो बाइसेक्टर रहा होगा उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, और उसका रिजल्ट होता है -a कैप प्लस बी कैप। या फिर तुम बोल सकते हो बी कैप माइनस ए कैप। इसको बढ़िया से याद रखना। तो वेक्टर आया, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। बेसिक सी चीज है, मतलब ये तो मुझे लेनी ही नहीं चाहिए थी बट मैंने ले लिया ऐसे ही। क्या बोला गया है तुम्हें कि कोई मैग्नीट्यूड दिया गया है किसी वेक्टर का एम, वो चाहिए तुम्हें इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो वेक्टर को लिखने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो उसने मैग्नीट्यूड दे दी, डायरेक्शन दे दी। तो लिख दो इसकी डायरेक्शन में क्या वेक्टर क्या रहा होगा, वो ए कैप रहा होगा, जिसको तुम कैसे लिखोगे, ए कैप डिवाइड बाई ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर तुम्हें एक यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। अब ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कौन से एंगल बाइसेक्टर के अलोंग। तो तुम्हें दोनों एंगल बाइसेक्टर के अलोंग निकालना होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल वाला रहा होगा वो क्या रहा होगा, ए कैप प्लस बी कैप रहा होगा। तो ए कैप निकालो सबसे पहले। तो ए कैप तो ये तो बच्चों वाला काम हो गया यार, आई कैप प्लस 2j माइनस 2k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा, √4 + 4 + 1 3 रहा होगा। बट पूरा लिख देता हूँ। और बी कैप कितना रहा होगा तुम्हारा, बी कैप रहा होगा -3i प्लस 6j प्लस 2k डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, 9 प्लस 36 प्लस 4, ये रहा होगा इसका मैग्नीट्यूड। अब ये जो वेक्टर आया, क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो ये जो वेक्टर आया ना, ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तुम्हें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो जो भी ये वेक्टर आएगा, अब मैं ये वेक्टर थोड़ी निकालूंगा यार, ये तो तुम खुद निकाल लेना, बेसिक से मजदूरी है। ये क्या आ जाएगा, तुम्हारा एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर पूछा है उसने, तो यूनिट वेक्टर पूछा है तो क्या करोगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, खत्म बात। तो यहाँ से तुम्हारा इंटरनल वाला आ गया। एक्सटर्नल वाले का रिजल्ट क्या था, पी कैप माइनस ए कैप, वो लगाना।
और फिर उसको डिवाइड कर देना इससे, तो तुम्हारा उसके अलॉन्ग भी आ जाए। तो बहुत ही बेसिक रिजल्ट है जो कि तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होता है, क्या कि जो सेंट्रोइड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर वाली लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है इंटरनली। इस पे भी वो बेसिक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। क्या बोला गया है तुम्हें, एक ट्राइंगल है ABC जिसके तीनों साइड्स दी गई हैं, फिर सेंट्रोइड निकालने को वो बोल रहा है। अगर तेरे को सेंट्रोइड पता चल जाएगा तो फिर तो जो जो पूछे वो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहली चीज तो अगर तू ये नोटिस करे कि इन दोनों का जो सम है ना वो थर्ड वेक्टर बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये वेक्टर इस तरह है और ये वेक्टर अगर इस तरह है तो ये वाला वेक्टर की डायरेक्शन ये रही होगी, ट्राइंगल लॉस है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने पूछा था मेरे को सेंट्रोइड निकालना था, तो सेंट्रोइड निकालने के लिए अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता होते, इसके कोऑर्डिनेट्स पता होते और इसके कोऑर्डिनेट्स पता होते, तब मैं सेंट्रोइड बड़ी आसानी से निकाल देता। बट उसने क्या किया है, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ना देके तुम्हें ये वेक्टर दे दिए गए हैं, तो तुम क्या कर सकते हो कि मैं इसको अगर ओरिजिन वेक्टर मान लूँ, मान सकते हैं, हाँ बिल्कुल मान सकते हैं। तो फायदा क्या होगा कि अगर ये ओरिजिन वेक्टर है तो ये वाला हो जाएगा तेरा बी वेक्टर, ये वाला हो जाएगा तेरा सी वेक्टर। तो तेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तेरे को तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और जैसे ही तेरे को तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए फिर क्या था, फिर तू सेंट्रोइड बड़ी आसानी से निकाल सकता है। तो इसके बी वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये वाला वेक्टर था तेरा ओ बी वेक्टर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2, -1, 1। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए तेरे 0, 0, 0। और जो सी वेक्टर रहा होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे, वो सी इस वाले रिजल्टेंट से, तो 3, -4, -4। तो तीनों के क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगर कोऑर्डिनेट्स तीनों के आ चुके हैं तो सेंट्रोइड क्या होगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रोइड का, 0 + 2 + 3/2। ये तूने पढ़ा होता है। सिमिलरली तू वाई कोऑर्डिनेट निकालेगा, सिमिलरली तू जेड कोऑर्डिनेट निकालेगा, सेंट्रोइड का 3 से डिवाइड होगा। तो तेरे को सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब उसने जो भी पूछा वो निकाल दे। ए जी वेक्टर क्या रहा होगा, जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तेरे को इसके कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके कोऑर्डिनेट्स पता है। सिमिलरली ये वाला वेक्टर निकालना होगा तेरे को, कौन सा, बीजी वेक्टर। तो बी से लेके जी वाला तो हेड माइनस टेल कर देगा, तो तेरे को बीजी वेक्टर मिल जाएगा। सिमिलरली तेरे को सीजी वेक्टर निकालना होगा तो हेड माइनस टेल कर देगा तो वो मिल जाएगा। अगर एक बार जी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए फिर तो चाहे वो कुछ भी पूछ ले। ये जो होता है ये वेक्टर का बेस होता है। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए अच्छे से कि जो इसका आउटपुट होता है वो एक स्केलर होता है। स्केलर का मतलब एक नंबर होता है आउटपुट में, ठीक है। कैसे डिफाइंड होता है कि तुम्हारे पास कोई दो वेक्टर दिए गए हैं, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, दोनों के बीच का अगर एंगल थीटा है तो ये डिफाइंड होता है इस तरह से। ये इसका फॉर्मूला है, ये सबको पता होता है। फिर अगर ये वाला जो रिजल्ट है ये तुम इतनी बार लगाओगे कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो साफ साफ सा मतलब क्या है कि उनका डॉट कितना रहा होगा 0, क्योंकि एंगल कितना रहा होगा 90, cos 90 कितना होता है 0। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी है, फिर ये तो आई और जे के बीच का एंगल 90, सिमिलरली ये वैल्यूज कितनी रही होंगी 0। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी वेक्टर का खुद के साथ जब तुम डॉट करते हो तो ये आता है, ये तो तुम फॉर्मूले से लगा दोगे क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना 0, तो ये आ जाएगा। बट इसको तुम्हें याद कैसे रखना है, इसको ये ऐसे याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है या फिर उसके मॉड का स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों बातें सेम है, तो तुम क्या करोगे, दोनों ही केसेस में तुम क्या करोगे, उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट परफॉर्म कर दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल करोगे तब समझ आएगी ये प्रॉपर्टी अच्छे से। और फिर अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहीं भी निकालना है तुम्हें तो फॉर्मूला तो ये है, बहुत ही बेसिक है। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कहीं भी एंगल निकालने की बात हो रही है दो वेक्टर्स के बीच में तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए दिमाग में कि डॉट प्रोडक्ट का यूज हो रहा होगा। फिर ये वही सेम सा फॉर्मूला है जो तुमने पढ़ा था, ठीक है। ये आया कैसे है, इस वेक्टर का इसी के साथ डॉट परफॉर्म करके ये वाला फॉर्मूला आया है, किसी को डिराइव करना है कर लेना। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत जगह यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली यूज होता है। सबसे पहले तो ये जो क्वांटिटी तुम्हें दी गई है, अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू तुम्हें निकालनी हो या क्वेश्चन में गिवन हो, दोनों ही केसेस में ध्यान से सुनना, तो तुम्हें क्या लगाना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। मतलब इसकी रेंज तुम्हें याद ही होनी चाहिए एज ए रिजल्ट। आती कहाँ से वो भी मैं बता दूंगा। तो इसकी रेंज होती है -3/2 से लेके 3, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कब आती है, जब ये आपस में 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, तब ये वैल्यू आती है। ये तुम्हें बढ़िया से पता होनी चाहिए। क्या बताया था कि अगर ये क्वांटिटी कहीं भी दिख जाए तो तुम्हें वो वाला फॉर्मूला लगाना है, तो a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, इसके मॉड के होल स्क्वायर वाला। अब मॉड का होल स्क्वायर है तो ये क्या रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा। क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसके मॉड का स्क्वायर 1 + 1 + 1 + 2 टाइम्स ऑफ जो तेरे पास एक्सप्रेशन दिया गया था, यही तो एक्सप्रेशन आएगा उधर फॉर्मूले से, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तेरे को निकालनी थी, तो ये 3 बन रहा है तो माइनस का 3, ये 2 नीचे तो -3/2। तो जिस एक्सप्रेशन की तेरे को वैल्यू निकालनी थी उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, -3/2। वही मैंने यहाँ लिखी है, ये तुम्हें बढ़िया से याद होनी चाहिए। अब देखो इस पर कुछ सवाल देखेंगे। वैसे डॉट प्रोडक्ट के जो सवाल थे ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, बट ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ये कोई वेक्टर है एक और ये कोई दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मैंने बताया था कि अगर एंगल आ रहा है तो तुम्हारे दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ये,
तो यहाँ कॉस थीटा क्या रहा होगा, नेगेटिव। तो मतलब उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट रहा होगा वो भी क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा दोनों वेक्टर का। तो कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई कैप वाला कंपोनेंट आई कैप वाले से, तो ये कितना रहा होगा, अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ से कितना बना होगा, माइनस का 12, ये -3 और ये -2 अल्फा टी, तो +6 अल्फा टी। इसकी वैल्यू क्या रही होगी, नेगेटिव। अब अगर तुम देखोगे और आगे उसने बोला है फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब फॉर ऑल टी बिलोंगिंग टू आर। अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इन द टी है। तो अब यहाँ वेक्टर का रोल खत्म हो चुका है, अब क्वाड्रेटिक का रोल चालू है। क्या कि टी की सारी वैल्यूज के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसका ग्राफ कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा। तो हमें पता होता है ये कब होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव कब होती है, जब तुम्हारा लीडिंग कोएफिशिएंट भी नेगेटिव हो और तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव हो, तभी ऐसा होता है। ये तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होता है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, अल्फा। तो मतलब अल्फा क्या रहा हो, नेगेटिव। और साथ साथ में ये भी होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट जो रहा हो वो नेगेटिव रहा हो। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, ये रहा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा 36 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा, और सी कितना है तुम्हारा इधर, माइनस का 12। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ से ये बन रहा है 36 अल्फा स्क्वायर प्लस कितना 12 फोर जा 48 अल्फा नेगेटिव। यहाँ से तुम क्या ले लो, 12 कॉमन ले लो, तो ये बनेगा तुम्हारा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इज नेगेटिव। तो अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 4 इज नेगेटिव। अब यहाँ से तुम इसको सॉल्व कर लेना। अब आगे तो मजदूरी है, वो तुम कर लोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इनका इंटरसेक्शन ले लेना, दोनों का आंसर मिल जाएगा। क्या दिया गया है तेरे को, कोई दो वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। फिर बोला गया है कि उनके बीच का जो एंगल है वो ये है। तो जैसे ही एंगल आया तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, डॉट कर दे। तो v डॉट यू अगर तू कर देगा तो वो कितना रहेगा तेरा, मॉड v मॉड u इंटू कॉस थीटा। अब v डॉट यू कर तो आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ, तो 3 2 जा और -1, तो ये कितना रहा होगा, डॉट 5 रहा होगा। v का मॉड, तो v क्या है तुम्हारा, ये है, तो v का मॉड कितना रहा होगा, ये रहा होगा तुम्हारा √5 प्लस लैम्डा स्क्वायर। और u का मॉड कितना रहा होगा, √10 रहा होगा। तो यहाँ से क्या आ गया तेरा, कॉस थीटा आ गया 5 अपॉन √5 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू √10। बट उसने तो कॉस थीटा की वैल्यू दी है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी है उसने दी है √5 अपॉन 2√7। ये तो चमकता है ना कि कॉस थीटा की वैल्यू ये है। अगर मैं थीटा बोल दूं ये है, तो कॉस थीटा कितना रहा होगा, ये रहा होगा। यहाँ से अगर तू थोड़ी सी मजदूरी कर लेगा दोनों तरफ स्क्वायर करके, तो तेरे को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा की वैल्यू दो वैल्यूज आएंगी, लैम्डा इक्वल्स टू 3 और -3। ये तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि उसने बोला है लैम्डा पॉजिटिव है। तो लैम्डा की केवल एक वैल्यू रहेगी, लैम्डा कितना, 3। तो अगर लैम्डा आ गया तेरे पास तो तेरे पास वी वेक्टर आ गया, ठीक है। तो वी वेक्टर क्या रहा होगा, ये रहा होगा तेरे पास 2i, मतलब 2, 1, और -3, ये रहा होगा तेरे पास वी वेक्टर। फिर उसने एक और इन्फॉर्मेशन दी है कि जो वी वेक्टर है तेरा वो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर की तरह लिखा गया है। फिर उसने बोला है आगे कि जो तेरा v1 वेक्टर है वो u वेक्टर के पैरेलल है, ये बोला है उसने। अब यहाँ से साफ साफ चमकता है कि किसी एक वेक्टर को मैं दूसरे की टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो v1 को मैं लिख सकता हूँ k टाइम्स ऑफ u वेक्टर, है ना, या लैम्डा लैम्डा तो यूज हो चुका है तो k यूज कर लो। और एक उसने बोला है कि जो v2 वेक्टर है वो u के साथ क्या है, उसका डॉट 0 है। उसने ये बोला है कि v2 जो है वो परपेंडिकुलर है तो डॉट क्या रहा होगा, 0। अब v2 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देख, v2 वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ v माइनस v1। फिर उसने बोला इसका डॉट u के साथ क्या है, 0, ठीक है। मतलब अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो v डॉट यू माइनस v1 डॉट यू इक्वल्स टू कितना, 0। अब v1 तुझे पता है k टाइम्स ऑफ u है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दे। और v डॉट यू अभी तूने ऊपर निकाला था वो कितना था, 5। तो ये इधर आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ मॉड u का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू इधर पुट कर देना, v1 की वैल्यू, और ये वैल्यू कितनी थी, 5 थी। तो यहाँ से तेरे को क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 10 है, u दे रखा है ना तो मॉड u निकाल सकता है। तो ये वैल्यू तेरी कितनी आ गई, हाफ आ गई। तो k की वैल्यू अगर हाफ आ गई तो तेरे को v1 मिल गया, v1 वेक्टर मिल गया तेरे को। v1 वेक्टर कितना है, हाफ टाइम्स ऑफ u वेक्टर। और जो v2 वेक्टर रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा तेरा v वेक्टर माइनस हाफ टाइम्स ऑफ u वेक्टर। अब तेरे को सब पता है तो तू इनके मॉड आराम से निकाल सकता है, और जो क्वेश्चन में पूछा है वो उसको आराम से बता सकता है। समझ गया होगा। हमारा जो नया टाइटल है वो है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है और बिल्कुल बेसिक है, फॉर्मूले हैं बस जो तुम्हें याद होने चाहिए कि ये कोई एक वेक्टर था ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर था बी वेक्टर, मेरे को इसका प्रोजेक्शन लेना था इस वेक्टर के अलोंग, ठीक है। तो वो क्या आया होगा,
उसका फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इसको याद करने का तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए बी वेक्टर के अलोंग, तो ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के ऊपर गिरेगा। तो जो भी दो वेक्टर इन्वॉल्व है पहले उनका डॉट करो और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो जिस पे गिरेगा, तो ये क्या करेगा, चीखेगा, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में डिवाइड किया गया है। बाकी तुम अपने तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, अभी इसके अंदर दो वर्जन होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है वेक्टर। अगर केवल मैग्नीट्यूड है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिएगी, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा और डायरेक्शन क्या रही होगी, इसके अलॉन्ग रही होगी, तो इसके अलॉन्ग डायरेक्शन क्या रही होगी, बी कैप रही होगी। सिंपल। तो अगर मेंस का इस वाली प्रोफाइल से कुछ बहुत अच्छा पूछने का मन कर गया ना, तो वो ये पूछ सकता है तुमसे कि चलो तुम्हें ये तो आता है कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलॉन्ग प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। अब वो पूछ रहा है कि मुझे वो वाला प्रोजेक्शन बताओ ए वेक्टर का जो कि बी वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो वो कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, तो अगर अब तुम इसमें थोड़ा सा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सोचो, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। तो अगर तुम्हें ये वाला वेक्टर चाहिए तो तुम ओरिजिनल में से जो पैरेलल वाला प्रोजेक्शन था उसको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मतलब बी वेक्टर के अलोंग वाला जो प्रोजेक्शन था उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो वो कितना आएगा तेरा, ए वेक्टर माइनस इसके अलोंग प्रोजेक्शन। तुम्हें लिखना आता है, ये मैंने अच्छे से सिखाया है तुम्हें। ठीक है, तो ये क्या रहा होगा, तुम्हारा आंसर रहा होगा इस वाले वेक्टर के लिए। तो जनरली तो नहीं पूछेगा, बट याद कर लो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए कि अगर पूछ ले तो तुम कर दो, है तो आसान ही। ठीक है, तो हमारा नया टॉपिक अब है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि इसका जो आउटपुट होता है ना वो वेक्टर होता है। डॉट प्रोडक्ट का आउटपुट क्या था, एक नंबर। यहाँ आउटपुट क्या होता है, एक वेक्टर। अब अगर आउटपुट वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, उसमें डायरेक्शन भी होगी। तो कैसे डिफाइंड होता है, अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो ऐसे, ये तो इसका मैग्नीट्यूड होता है और ये इसकी डायरेक्शन होती है। ये जो एन कैप होता है ये ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और ये बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। तो तुम्हें अगर क्वेश्चन में कभी भी ऐसा वेक्टर बनाना होगा जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो तुम क्या ले लोगे, उन दोनों का क्रॉस ले लोगे। ये तो आगे उसकी डायरेक्शन और उसका कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा, तो ऐसे तुम क्या बनाओगे, एक वेक्टर बनाओगे जो कि ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे बात को। फिर दूसरी प्रॉपर्टी में बताया गया है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या था तुम्हारा, कम्यूटेटिव था, ये नहीं होता है। इनफैक्ट इसमें नेगेटिव वाला रिलेशन होल्ड करता है। ये प्रॉपर्टी बहुत बार यूज होती है तुम्हारी। फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता ही है। तो ये दे रखी है तुम्हें, ये तो पता ही होता है कि ये कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा है दो वेक्टर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं डिटरमिनेंट बना के। तो देखिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज होगी। तो सोच, अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो क्या सिचुएशन बनी होगी, या तो दोनों में से कोई वेक्टर जीरो रहा होगा या उनके बीच का एंगल जीरो रहा होगा। बट उसने बोला है कि वेक्टर तो जीरो नहीं है, तो मतलब क्या जीरो रहा होगा, एंगल जीरो रहा होगा। तो अगर एंगल जीरो होगा तो दोनों कैसे रहे होंगे, पैरेलल रहे होंगे। तो अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल है तो एक को दूसरे की टर्म्स में लिख सकते हैं, ये मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस तरह से। इस प्रॉपर्टी का यूज केस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। फिर ये तो तुम्हें पता ही है, सेम वेक्टर के साथ अगर क्रॉस लोगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि थीटा कितना है, जीरो है। ये भी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है, पता ही होती है तुम्हें। आई क्रॉस जे कितना होता है, के अगर तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, जे जे क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। इस तरह से ये जे आ जाएगा इधर। अगर ऑर्डर चेंज कर दोगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फिर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इससे। क्या बोला गया है तुम्हें कि जो दो वेक्टर्स थे उनके क्रॉस का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा होता है। ठीक है, इसको तुम अगर ऐसे नहीं याद रखना है तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस में जनरली ये ऐसे यूज हो रहा होता है कि क्रॉस का स्क्वायर, क्रॉस के मॉड का स्क्वायर प्लस डॉट का स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। तो ये आइडेंटिटी है जो कि तुम्हें क्या होनी चाहिए, बढ़िया से याद होनी चाहिए। इस पे क्वेश्चन भी देख लेंगे ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे यूज हो रहा है। फिर इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, ऐसे ही याद रख लो तुम। ठीक है, फिर तुम्हें दे रखी है दो चीजें, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम की क्या दी गई है, साइड्स दी गई हैं ए और बी, उनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। बढ़िया से याद रखेंगे। यहाँ ए और बी क्या है, तुम्हारी एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, और अगर उसके डायगोनल दिए गए हैं, जैसे कि ये वाला डायगोनल अगर मैं मान लूँ D1 है और ये वाला डायगोनल अगर मैं मान लूँ D2 है, तो अगर दोनों डायगोनल्स दिए गए हैं तब ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ये केवल पैरेललोग्राम के लिए ही नहीं, ये कोई भी जनरल जो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल होगा उसके लिए क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है। अगर ये आया कैसे, किसी को ये जानना है, तो अगर ये आया कैसे किसी को ये जानना है, तो तुमने फिजिक्स में क्या पढ़ा होगा, तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं। तो बी वेक्टर का कंपोनेंट ले लो इसके अलोंग, तो कितना आया होगा, बी कॉस थीटा, और ऊपर वाला कितना आया होगा, बी साइन थीटा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है ए और ये वाला कंपोनेंट कितना रहा होगा, बी साइन थीटा।
तो वहाँ से ये वाला फॉर्मूला आया है। बट अभी तुम्हें क्या है, डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, तुम्हें फोकस करना है कि फॉर्मूला याद होना चाहिए बढ़िया से। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला। फिर ट्राइंगल के लिए भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। ये बी है तो ये वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट कितना बी साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो इधर लिखा हुआ है। तो हाफ टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, बढ़िया से याद रखे हुए इसको तुम। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि तुम इसको लगाना सीख पाओ। एक अगर इस क्वेश्चन में तुझे आइडेंटिटी पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। एक ये रिलेशन दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, और फिर ये पूछ रहा है मॉड ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको अगर ओपन कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर 2 टाइम्स, ये लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करूँ तो देख यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल, और ये वैल्यू उसने 3 दी है तो ये हो गया तेरे पास 6 इज इक्वल्स टू मॉड बी स्क्वायर। मतलब मॉड बी स्क्वायर की वैल्यू तेरे पास आ गई, मतलब एक ही अननोन है अब तेरे पास ये। अब अगर तेरे को लैग्रांज आइडेंटिटी पता थी तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रद्दी हुआ ना। देख लैग्रांज आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी थी, क्या होती है कि क्रॉस का स्क्वायर प्लस डॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। अभी तो इसमें अब केवल ये अननोन बचा है, बाकी सब तो नॉन है। तो देख ले ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 क्वेश्चन में दी है। ये वैल्यू उसने दी थी 6, 3 दी है ना, हाँ 3 दी है। तो इसका स्क्वायर कितना 9 इज इक्वल्स टू ये जो तेरे को निकालना था इंटू ये वैल्यू कितनी दी है उसने, ये वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है 6। में क्या दिया गया है तेरे को, 3 वेक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसने बोला है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स दे दी है वो 15 है। तो तेरे को मैंने बताया था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है तेरे पास, एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ओ ए क्रॉस ओ सी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 15, ये क्या है एरिया। फिर उसने पूछा है कि इस क्वाड्रिलेटरल का तुम मुझे एरिया ला के दे दो। तो पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ओ ए वेक्टर कितना है तेरा, ये है 2a वेक्टर और ये है तेरा 3b वेक्टर। इसकी वैल्यू उसने 15 दी है तो 2 3 6 हो गया। तो a क्रॉस b का मॉड कितना आ गया है यहाँ से 15/6, जिसको तू बोल सकता है 5/2 आ गया। फिर आगे पूछा है उसने कि ओ ए बी सी क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता दो। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैंने बताया था ये होता है किसी भी जनरल क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, तो d1 तो उसने दे दिया है तेरे को, ओबी वेक्टर जो है वो d1 है, तो d2 निकाल लेना, ये रहा होगा d2। ठीक है, तो d2 की वैल्यू कितनी आई होगी, d2 जो आया होगा वो आया होगा तेरे पास 3 टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर। तो उसको यहाँ पुट कर दे तो हाफ टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ d1 कितना है तेरा 6a प्लस 5 टाइम्स ऑफ b वेक्टर क्रॉस ये आया तेरा 3b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर, ये है इसका मतलब। तो अब यहाँ से सॉल्व कर ले तो हाफ टाइम्स ऑफ देख 6 3 जा कितना 18 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b, यही रहा होगा। और कितना रहा होगा आगे देख, आगे क्या बन रहा है, ए का ए के साथ क्रॉस कितना 0, बी का बी के साथ कितना 0, आगे कितना बना माइनस 10 टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, अब तेरे को अच्छे से पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 10 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये कितना बन गया तेरा हाफ टाइम्स ऑफ 28 इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये बन गया। अब तेरे को इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है, अभी निकाली 5/2 है, तो ये 2 से इधर हो गया 14, तो बस ये आंसर आ गया तेरा 35। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो देख क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है और कोई तीसरा वेक्टर है सी वेक्टर, उसमें कुछ रिलेशन दे रखा है, एक और रिलेशन दे रखा है, फिर कुछ कुछ पूछा है। तो जब भी मेरे को ऐसा कुछ रिलेशन दिखता है ना जिसमें एक वेक्टर मेरा क्या हो कॉमन हो, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं फर्स्ट और थर्ड वाले को अगर मैं यूज कर लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस बी। अब मैं क्या करूंगा, कॉमन लेने का ट्राई करूंगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट में कॉमन लेने में तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि जब तुमने इसको इधर ले आया ये बन गया, तुम्हें पता होता है कि बी क्रॉस सी जो है वो इक्वल नहीं होता, किसके इक्वल नहीं होता, सी क्रॉस बी के। इनफैक्ट वो किसके इक्वल होता है, माइनस सी टाइम्स ऑफ क्रॉस बी के। तो यहाँ ये क्या आया होगा, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी आया होगा। ये मैं तुम्हें प्रॉपर्टी में भी बता चुका हूँ, मैंने तुम्हें दोबारा बता दिया। अब यहाँ से कॉमन ले लो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कितना बना होगा तुम्हारा 0। अब ये प्रॉपर्टी भी मैंने तुम्हें बताई थी कि अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस 0 है और उन दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो तुम्हें क्या पता चलता है, तो तुम्हें पता चलता है कि जो सी वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। तो एक रिलेशन तो यहाँ से आ गया। अब तुम्हें क्या दिया गया है, ए और बी दिया गया है, तो देखो 2 और 3 कितना 5, तो ये रहा होगा तेरा 5i प्लस इधर है माइनस जे -5, तो ये रहा होगा तेरा माइनस का 6j। के वाला कंपोनेंट कितना रहा होगा 3 और 4 कितना 4k। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, सी वेक्टर आ गया। अब आगे उसने एक और रिलेशन दिया है क्या, ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना है 168 है, ऐसा दे रखा है।
तो अगर ऐसा है तो मैं इसको अगर ओपन कर दूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ए डॉट बी लिखा हुआ है प्लस ए डॉट सी लिखा हुआ है प्लस बी डॉट सी लिखा हुआ है प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू उसने कितनी दी है, 168। अब ए डॉट भी तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, तो देख 14 प्लस, अब किसी को ये डाउट तो नहीं है कि यहाँ बी डॉट सी क्यों आएगा, सी डॉट बी आएगा, ये तो दोनों सेम होते हैं ना। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी डॉट सी बन रहा है प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 168। इसको उधर भेज दोगे लैम्डा टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, तो वो जैसे ही तू पुट कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस ये कितना बनेगा तेरा, ये बन जाएगा इज इक्वल टू कितना, 154। अब साफ साफ दिख रहा है ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो था तेरा वो ये है, तो इसका मॉड जो रहा होगा ए प्लस बी वेक्टर का, वो मॉड आ रहा है तेरा √77, निकाल लेना। तो उसको यहाँ जब तू पुट कर देगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब 77 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो तेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से तेरे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी -2 और एक आ जाएगी तेरी +1। फिर क्या पूछा था, तेरे से पूछा था कि सी के स्क्वायर की मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बता। तो सी का स्क्वायर मैक्सिमम क्या रहा होगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू वो उसका स्क्वायर, तो वो तो 77 था, पहले कैलकुलेट कर चुका। अब लैम्डा की वैल्यू जब -2 रही होगी तभी तो ये मैक्सिमम आया होगा, तो 4 इंटू 77, तो ये कितना आ गया तेरा 308। ये आ गया तेरा आंसर। फिर सारी प्रॉपर्टीज को यूज करवाया इसने, पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज करवाई, फिर उसने ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज करवा ली तेरे से। हमारा जो अगला टाइटल है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, बहुत छोटा टाइटल है और बहुत काम का टाइटल है। ध्यान से सुनना कि अगर कोई 3 वेक्टर दिए गए हैं इस तरह से कि तुम किसी भी एक को उठा के बाकी दो के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, लीनियर कॉम्बिनेशन में, जहां ये अल्फा और बीटा क्या है, तुम्हारे स्केलर्स हैं। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है तो तुम साफ साफ बोल दोगे कि ये जो तीनों वेक्टर हैं वो सेम प्लेन में है। और अगर ऐसा भी बोला गया है कि कोई 3 वेक्टर सेम प्लेन में है तो तुम किसी भी एक को उठाओ, उनको बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। तो ये चीज कैसे वर्क करेगी, वाइस वर्सा वर्क करेगी। बस इतनी सी बात है कि किसी भी एक वेक्टर को बाकी बचे हुए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो सारे वेक्टर्स किस में रहे होंगे, सेम प्लेन में रहे होंगे। तो एडवांस 2019 का एक क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला गया है कि कोई एक वेक्टर ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, कोई दो वेक्टर दिए गए हैं, फिर कोई तीसरा वेक्टर है जो कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया है। अब ये देखते ही तुम्हें सबसे पहले तो साफ साफ ये समझ में आना चाहिए क्या, कि अगर कोई वेक्टर दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा पा रहा है, मतलब क्या है कि जो सी वेक्टर है वो ए और बी के प्लेन में है, ये तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है तेरे। तभी तो ऐसा हो पाएगा। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में तुम लिख पा रहे हो एक वेक्टर को बचे हुए दो वेक्टर की फॉर्म में, अगर तुम लिख पा रहे हो तो उसका साफ साफ सा मतलब है कि तीनों जो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये कैसे हैं, कोप्लेनर है। ठीक है, अगर तुमने ये पता कर लिया तो फिर आगे उसने इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा था। अब देखने में स्टार्टिंग में ये गंदा लग रहा है, बट अगर तुम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का सोचो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर रहा होगा, ये वाला वेक्टर, ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर जो है वो ए और बी के प्लेन में है। तो अगर मैं बोल दूं कि ये मेरा सी वेक्टर है तो ये वेक्टर मेरा क्या रहा होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रहा होगा, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का डॉट क्या रहा होगा, 0। तो ये जो एक्सप्रेशन तुमसे पूछा गया है वो ये है और कुछ भी नहीं है। अगर तुमने द मोमेंट यू रियलाइज दिस, योर क्वेश्चन इज डन। ठीक है, तो अब तुम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो क्या बोला गया है कि प्रोजेक्शन जो है सी वेक्टर का इस वेक्टर पे वो 3√2 है। तो मतलब मैग्नीट्यूड है तो केवल देख सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पे कितना दे रखा है, ये दे रखा है तेरे को 3√2। अब उसने ए भी तेरे को दिया है, तेरे को बी भी दिया है, तो जो सी वेक्टर है वो क्या है तेरा, सी वेक्टर है तेरा अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो 2 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। इस कैलकुलेशन को थोड़ा ओरली करने का ट्राई करना। तो प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये, तो ये है तेरा पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है तेरे पास अल्फा प्लस 2 बीटा, और तीसरा वाला कितना है, तीसरा वाला निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि डॉट से क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका डॉट अगर तू करेगा दोनों का तो ये बनेगा तेरे पास 6 अल्फा प्लस 3 बीटा, और प्लस यहाँ से इन दोनों का डॉट करेगा तो ये कितना बनेगा तेरे पास, 3 अल्फा प्लस 6 बीटा। ठीक है, ये बनेगा अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए प्लस बी तेरा ये था, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा, 9 + 9 इज इक्वल टू 3√2। तो यहाँ से जब तू इसको सॉल्व करेगा तो तेरे को मिल जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो ये तो रही तेरी पहली इक्वेशन।
किसकी? इसकी। तो ये था क्या? ये था तेरे पास अल्फा टाइम्स ऑफ ए प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी, इसका क्या? होल स्क्वायर। इसी की तो मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये कितना रहा होगा तेरे पास? अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कितना? प्लस रहा होगा तेरा ये बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, यार ये इस पे है, ठीक है, प्लस कितना रहा होगा तेरा? 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा ए डॉट बी, यही तो रहा होगा तेरा सी स्क्वायर। तो ये अल्फा स्क्वायर, अब ए का मैग्नीट्यूड तो आराम से निकाल सकता है, √6 है, तो ये 6 आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड भी √6 है, तो ये भी 6 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा ए डॉट बी, अब तो यहाँ से आसानी से निकाल सकता है, कितना है? 2 + 2 - 1, तो कितना? 3 है ए डॉट। तो जब तू कैलकुलेशन कर चुका होगा मजदूरी, तो ये बचेगा तेरे पास 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा बीटा, ठीक है। अब ये दिया गया था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल, जो कि रही है 2 - अल्फा, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दे, ठीक है। तो जैसे ही तू करेगा तो ये क्या बन जाएगी तेरी? अरे बीटा की जगह कितना लिखना है तेरे को? बीटा की जगह तेरे को लिखना है 2 - अल्फा, तो ये तेरी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इन अल्फा। अब क्वाड्रेटिक इन अल्फा की तेरे को क्या चाहिए थी? मिनिमम वैल्यू। तो क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट तेरा पॉजिटिव रहेगा, जो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू रही होगी वो रही होगी -d/4a। अब ये मजदूरी है, आगे वो तेरे को खुद करनी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है बहुत, बट सबसे पहले अगर तुमने ये रियलाइज कर लिया ना कि ये जो एक्सप्रेशन पूछा गया है बस ये है, तब तो तुम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम इसको प्रोसीड कर पाओगे। तो हमारा जो अगला टाइटल है ना, वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड टाइटल है। सबसे पहले समझते हैं कि ये होता क्या है पैरेललोपाइप। तो ये जो होता है ना, एक 3D स्ट्रक्चर होता है। इसको बहुत ही ईज़ी तरीके से समझते हैं कि जिस रूम में तुम अभी बैठे हो, वो क्या है? क्यूबॉइड। उसका हर एक फेस कैसा है? रेक्टेंगल। अब मैंने क्या किया? उसके हर एक फेस को पैरेललोग्राम बना दिया। तो जो तुम्हारे पास 3D स्ट्रक्चर बना, वो क्या बना? पैरेललोपाइप। तो उसका वॉल्यूम ऐसे दिया जाता है, ठीक है? इसको तुम ऐसे लिखते हो, बॉक्स प्रोडक्ट को ऐसे खोला जाता है, ठीक है? इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एसटीपी जिसे तुम बोलते हो। अब यहाँ क्या कर सकते हो तुम? डॉट और क्रॉस को क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। अब ये जान लेते हैं ये आया कहाँ से। तो वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। अब क्योंकि बेस क्या है? पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया मैंने बता रखा है तुम्हें, ये होता है, ठीक है? अब हाइट चाहिए तुम्हें, तो ये वाला जो वेक्टर था, ये वेक्टर सी वेक्टर था, हाइट परपेंडिकुलर हाइट होगी बेस के, तो इसका तुमने इस साइड कंपोनेंट ले लिया, तो वो कितना रहा होगा तुम्हारा? मॉड सी कॉस थीटा। वही तो लिखा हुआ है इधर, और ये जो टर्म लिखा हुआ है और ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है। इसको ओपन करोगे तो यही तो तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ से तुमने क्या कर लिया? इस फॉर्मूले को जान लिया, ये आया कहाँ से। अब ये जान लेते हैं कि ये जो एबीसी है, ये होते क्या है। तो ये है तुम्हारे को टर्मिनस एजेस। जो तुम्हारा फ्लोर है रूम का, उसका कोई भी कोना पकड़ लो फ्लोर का, और वहां से पास होने वाले 3 एजेस। जैसे कि ये वाला एज हो गया तुम्हारा ए, सॉरी बी, ये वाला हो गया तुम्हारा ए, और ये वाला हो गया सी। तो ये तीनों क्या है? तुम्हारे को टर्मिनस एजेस है, ठीक है? तो इनका बॉक्स जो होता है, वही क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है। हमारा जो अगला आर्टिकल है, वो क्या है? सेम सिमिलर सा ही है। क्या है? टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन में क्या होता है कि तुम्हारे पास 4 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। विजुलाइज करने का ट्राई करो कि एक तो देखो ये बेस वाला हो गया, ठीक है? एक हो गया तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला, ठीक है? एक हो गया तुम्हारा राइट साइड वाला, और एक हो गया तुम्हारे पास एडीसी, जो पीछे की तरफ हो रहा है, ठीक है? तो ये 4 ट्रायंगल फेसेस होते हैं इसमें, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है। ये फॉर्मूला है जो कि तुम्हें बढ़िया से याद रखना है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी। वैसे तो ये सिलेबस से हट चुका है, बट एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसके बेसिक्स कवर कर लेंगे। सबसे पहली बात तो तुम्हें बॉक्स को खोलना आना चाहिए, ठीक है? तो ये बॉक्स अगर 3 वेक्टर्स का लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ओपन होता है, ठीक है? ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, और क्योंकि नाम में ही स्केलर है, तो इसका आउटपुट क्या रहा होगा? एक नंबर रहा होगा, स्केलर रहा होगा। अब तुम एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि जहाँ डॉट है वहाँ तुम क्रॉस लिख सकते हो, और जहाँ क्रॉस है वहाँ तुम क्या लिख सकते हो? डॉट लिख सकते हो। मतलब डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दी है मैंने तुम्हें। फिर अगर तुम्हें वेक्टर्स जो हैं वो कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं आई जे के की टर्म्स में, तो बॉक्स कैसे खुलता है? डिटर्मिनेंट की तरह। तीनों के कंपोनेंट्स लिख देते हो, ऐसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हो, वैसे ही इसको क्या कर लेते हो? कैलकुलेट कर लेते हो। तो एसटीपी में जो भी तुम प्रॉपर्टीज लगाओगे, वो किसकी प्रॉपर्टी होंगी? डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, क्योंकि एसटीपी है क्या इन दी एंड? है तो डिटर्मिनेंट ही। अब जब तक साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन्ड है, तब तक वैल्यूज क्या रहती है? इनकी सेम रहती है। तो एबीसी की वैल्यू जो रही होगी, वो बीसीए की वैल्यू के सेम रही होगी। सिमिलरली सीएबी के बराबर रहा होगा। फिर अगर मैंने क्या किया इसमें, अगर मैंने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो कि डिटर्मिनेंट की 2 रोज को इंटरचेंज कर रहे हो। तो अगर डिटर्मिनेंट की 2 रोज इंटरचेंज होती है, तो माइनस साइन क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। अगर डिटर्मिनेंट की 2 रोज सेम है, तो आउटपुट क्या आता है? 0 आता है। अगर कोई कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाइड है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो? बाहर लिख सकते हो डिटर्मिनेंट के। फिर इसको ऐसे ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है? तो ये हो गए तुम्हारे बेसिक्स ऑफ एसटीपी। अगर कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर है,
तो उनके बॉक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 0 रही होगी। बट अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि जो तीनों वेक्टर हैं वो कोप्लेनर रहे होंगे। क्यों? अगर मैं बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर लिख दूं, लेट्स से कि जो तेरा बी वेक्टर था वो ए वेक्टर के पैरेलल था, फिर मैं लैम्डा को बाहर निकाल दूंगा, तो क्या बनेगा मेरे पास? तो मेरे पास ये बनेगा लैम्डा ए ए सी। अब यहाँ तो देख दोनों सेम हो गए, तो इसकी वैल्यू 0 आई होगी। क्या एबीसी कोप्लेनर थे? नहीं, जरूरी तो नहीं है। तो अगर बॉक्स की वैल्यू 0 है तो कोप्लेनर हो, ये जरूरी नहीं है। बट अगर कोप्लेनर है तो बॉक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 0 ही रही होगी। समझ गए होंगे बात को। सवाल देख लेते हैं, क्या दिया गया है। कोई 3 पॉइंट्स दिए गए हैं एक्स वाई प्लेन में, तो मैंने मान लिया ये मेरा एक्स वाई प्लेन है। इसके बाद क्या दिया गया है कि तीनों के पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। फिर ओ ए और ओ बी की एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो पॉइंट वेक्टर रहा होगा उसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस दे रखी है, कुछ कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले तो देख, ओ ए वेक्टर जो है ना वो ऐसा दिख रहा है। तो ओ ए वेक्टर जो है ना वो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्यों अच्छा क्यों दिख रहा है? इसको तू बड़ी आसानी से प्लॉट कर सकता है। एक्स एक्सिस से जो एंगल अगर तू इसका निकालेगा तो देख, इसका एक्स कंपोनेंट √3 है, वाई कंपोनेंट ये है, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा ये? देख, वैसे तो साफ साफ दिखना चाहिए बट नहीं दिख रहा है, तो मैं बता देता हूँ कितना एंगल बना रहा है ये, देख ले 1/√3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी, 30 डिग्री। मतलब ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाता है। अब जो तेरा ओबी वेक्टर है वो भी तो अच्छा दिख रहा है, वो कितना दिख रहा है 1, √3। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आएगा तेरा 1/√3, सॉरी √3 आएगा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। तो वो जो तेरा बी वेक्टर होगा वो कैसा दिख रहा होगा, वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, इससे 30 डिग्री के एंगल पे। अब उसने बोला है कि इनके जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होगी वो तुम्हें निकालनी है। तो ये स्टेप जो है ना यही क्रूशियल है इसका। तो अगर ये कितना एंगल है पूरा 30। अब ये लाइन अगर इसको बाइसेक्ट करिए तो ये कितने एंगल पे है, 45 डिग्री पे। तो अगर ये 45 डिग्री पे है, ठीक है, तो तुम्हें नहीं लगता ये वाली लाइन जो रही होगी ये कौन सी रही होगी, y = x रही होगी। मतलब जो इनके एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है वो और कोई लाइन नहीं, y = x है। द मोमेंट यू रियलाइज दिस, तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। फिर तो आगे तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स लगाने हैं कि जो तीसरा पॉइंट दिया गया था OC वेक्टर या C वेक्टर के पोजीशन वेक्टर ये थे, तो जो C के कोऑर्डिनेट्स थे वो थे a, 1 - a। अब ये क्योंकि अच्छा नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ प्लॉट नहीं किया। तो इसकी लाइन कौन सी थी, y = x, उससे जो डिस्टेंस दी गई है, तो ये अगर पॉइंट था इसकी लाइन से डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस दी गई होगी, परपेंडिकुलर होगा यार ये ना, समझ रहे होंगे बात को। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है वो कितनी है, 9/√2। ये दिया गया है तुम्हें, तो निकाल दो ना। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस तो तुमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ी होती है, तो पॉइंट्स को इसमें पुट कर दो। तो कितना रहा होगा, ये रहा होगा 1 - a = 9√2। अब यहाँ से जो भी उसने पूछा है वो तुम्हें आ जाएगा, ए की पॉसिबल वैल्यूज ही उसने पूछी है। तो जिस मोमेंट पे तुमने ये रियलाइज कर लिया कि जो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है ना वो y = x वाला है, तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, डन था। यही क्रूशियल स्टेप था इस क्वेश्चन का, एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन को पता करना, और फिर तो तुम ये लगा सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है कि पैरेलल लाइंस के बीच में तुम मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ला के दे दो। तो तुम्हें दो इक्वेशन दी गई होगी, तो डिस्टेंस तुम कैसे निकालोगे कि इनका जो फिक्स पॉइंट दिया गया होगा उनका डिफरेंस, उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे डायरेक्शन के साथ, अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। फॉर्मूला है, बढ़िया से याद होना चाहिए तुम्हें, ठीक है, पूछा जा सकता है।